सो हेलो एवरीवन, दिस इज सी एस आनिद्र सरफ, योर फ्रेंड मेंटर एंड कोच। सो कैसे हैं आप? उम्मीद कर रहा हूं कि आप अच्छे हैं, आपकी प्रिपरेशंस अच्छी चल रही है। सो आपके प्रिपरेशंस को और अच्छा बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए 60 डेज स्टडी प्लानर। Now, the real challenge that lies before you is how to utilize the remaining time in the most optimum manner, right? How to make the best use out of it. और उसी चीज में मैं आपको गाइड करने के लिए आया हूं। तो यहाँ पे आपको मैं ये नहीं बताऊंगा कि बेटा तुम्हें सुबह 4 बजे उठना है, उठकर 2-3 घंटा पढ़ना है, फिर तुम्हें नाश्ता करना है, फिर तुम्हें चाय पीना है, फिर तुम्हें दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर तुम्हें रात को 10 बजे सो जाना है। आई एम नॉट गोइंग टू गाइड यू विथ ऑल दोज, बिकॉज दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द पर्सपेक्टिव ऑफ ए स्टूडेंट। हो सकता है एक बच्चा अर्ली बर्ड हो जो सुबह जल्दी उठकर पढ़ना प्रेफर करता है। ऑन द अदर एंड हो सकता है कि दूसरा स्टूडेंट एक नाइट ऑल हो जो रात को लेट नाइट जाके पढ़ना प्रेफर करता है। तो आई एम लिविंग दैट कंप्लीटली ऑन योर जजमेंट। मैं आपको शॉर्ट एंड सिंपल वे में 10 पॉइंट्स के अंदर बताऊंगा कि 60 डेज के अंदर आप कैसे अपने टाइम का बेस्ट ऑप्टिमम यूज कर सकते हैं, किस तरीके से आप एलोकेशन कर सकते हैं और किस तरीके से आप बेस्ट तरीके से अपना जो स्टडी आउटपुट है वो डिराइव कर सकते हैं। Right, you can copy this video as it is, you can take parts of the video, right? Yeah, you can just use the idea given in the video and come out with a completely different strategy that totally depends upon you, क्योंकि हर किसी का प्रिपरेशन लेवल अलग है, हर किसी का स्ट्रेंथ अलग है, हर किसी का वीकनेस अलग है, राइट? तो देखना सिंपल सा चीज है यार। 10 पॉइंट्स में मैंने डिवाइड किया है इस पूरे वीडियो को। सबसे पहला, What you have to do is keep it short, simple and sweet। अपने को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना। जितना कॉम्प्लिकेट करोगे ना उतना आपको चीजें टफ लगेगी। तो अपने को शॉर्ट रखना है, सिंपल रखना है, स्वीट रखना है। मैं क्या प्रेफर करता हूं कि आपका जो भी स्टडी ब्लॉक्स है ना, जो भी स्टडी आवर्स है ना, दिन का 10 घंटा है, 12 घंटा है, 8 घंटा है, उसको आप ब्लॉक्स में डिवाइड कर लो कि फर्स्ट ब्लॉक 4 घंटे का, सेकंड ब्लॉक 4 घंटे का, 3 ब्लॉक 4 घंटे का। तो इस तरीके से स्टडी ब्लॉक्स में डिवाइड कर लो। हर ब्लॉक के बीच अपने लिए ना एक प्रॉपर रेस्ट टाइम दे दो कि यार आधा घंटा मेरे को पावर नैप लेना है, आधा घंटा 1 घंटा मेरे को टीवी देखना है, मेरे को वॉकिंग करनी है, मेरे को मेडिटेशन करना है, राइट? तो इस तरीके से आप रिफ्रेश्ड भी फील करेंगे। और उस ब्लॉक के अकॉर्डिंग क्या होगा कि यार आपको नहीं पता है कि 4 घंटे का ब्लॉक है, 4 घंटे तक मुझे मोबाइल वगैरह कुछ यूज नहीं करना, 4 घंटे तक मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, और फिर मेरा आधे घंटे का मेरा फन टाइम है या मेरा रिलैक्सिंग टाइम है, जिसमें आपको जो मर्जी आप वो चाहे कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपने इसे शॉर्ट रखना है, सिंपल रखना है, स्वीट रखना है। दूसरी चीज, बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर बोथ ग्रुप्स दें या सिंगल ग्रुप दें, 60 डेज ही एग्जाम के लिए बाकी है। तो मैं इस वक्त यही एडवाइस करूंगा यार, एग्जाम के लिए जब टाइम बहुत कम बाकी है, तो अगर आपका सारा क्लास वगैरह देखना हो चुका है, कोई एक आधा सब्जेक्ट का आप क्लास देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए, तो अलग बात है, वरना क्लासेस वगैरह सब हो चुका है, प्रिपरेशन हो चुका है, सिर्फ रिवीजन पेंडिंग है, सिर्फ रिवीजन की कहानी रह गई है, तब जाकर आप बोथ ग्रुप दें। बट अगर वो रिवीजन से ऊपर है कि किसी 1-2 सब्जेक्ट का तैयारी हुआ ही नहीं है अभी तक, तो वहां पे आप बोथ ग्रुप का ना सोचें, आप सिंगल ग्रुप ही दें। तीसरी चीज, पढ़ने से पहले अपने को ना स्वॉट एनालिसिस करना है। इससे पहले कि हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें, हम लोग स्वॉट एनालिसिस करेंगे। हम लोग जब ऑडिट भी करते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद जाकर ऑडिट करते हैं। ऐसे 300 हम लोग पढ़ते हैं प्लानिंग, राइट? रिस्क असेसमेंट करते हैं ऐसे 315 के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोसीजर्स डिजाइन करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड्स में आप पढ़ते हो ना, उसी चीज का एप्लीकेशन आपको रियल लाइफ में लाना है, अपने स्टडीज में लाना है। पहले स्वॉट एनालिसिस कर लो पढ़ना स्टार्ट करने से पहले कि हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है, हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है, हमारी थ्रेट्स क्या है। क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा स्ट्रेंथ है तो मेरे को स्ट्रेंथ में कैपिटलाइज करना है। मान लो जैसे प्रैक्टिकल मेरा स्ट्रेंथ है तो मेरे को ज्यादा से ज्यादा सम प्रैक्टिस करने हैं, मेरे को इसमें टेस्ट देना है। कोई मेरा वीकनेस वाला सब्जेक्ट है, मान लो ऑडिट मेरा वीकनेस है, तो मेरे वीकनेस को मुझे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। तो अकॉर्डिंगली मुझे अपने वीकनेस पर ज्यादा टाइम डिवोट करना है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अपने वीकनेस वाले सब्जेक्ट के ऊपर देना है, ताकि वो मेरे ऊपर हावी ना हो, राइट? तो इस तरीके से मेरे को क्या करना है, स्वॉट एनालिसिस करना है प्रॉपर। पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी है, प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूशन करना है। और जो भी प्लानिंग करूंगा मैं फिजिबल वे में प्लान करूंगा चीजों को, मैं अनरियलिस्टिक प्लान्स नहीं बनाऊंगा, वैसे ही प्लान बनाऊंगा जो एग्जीक्यूट किया जा सके। और एक बार प्लानिंग कर ली है तो उसे एग्जीक्यूट करना है। ख्याली पकाओ, मन में नहीं पकाना है। 20 घंटे पढ़ लूंगा, 15 घंटे पढ़ लूंगा, 18 घंटे पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना? एग्जाम से 1 हफ्ता पहले पढ़ पाओगे, उससे पहले तुम आज से प्लान बना रहे हो डेली 15 घंटा पढ़ लूंगा, 18 घंटा पढ़ लूंगा, नहीं पढ़ पाओगे। तो प्लानिंग उतनी करो जितना कर पाओगे। ख्याली पुलाव मन में नहीं पकाना है ना? प्लानिंग शुड बी फिजिबल, इट शुड बी इंप्लीमेंटेबल। एंड अगर आपने प्लानिंग कर लिया तो सर उसे एग्जीक्यूट करना है। वो कहानी नहीं करनी है कि डेली बेसिस में हम लोग प्लान्स चेंज करते जा रहे हैं। अभी आप छोटे बच्चे नहीं हो कि यार आपने प्लान बनाया फिर अगले दिन रिवाइज किया, प्लान बनाया फिर अगले दिन रिवाइज किया। हालांकि वो चीज होती है, बट अपने को कोशिश करना है कि ऐसा नहीं करना है। उसके बाद एलोकेशन ऑफ टाइम।
शॉर्ट सिंपल स्वीट रखना है। मान लेते हैं दिन में 10 घंटा ऑन एन एवरेज दे पाओगे, क्योंकि एग्जाम से 15-20 दिन पहले का जो समय होगा उसमें आप 15 घंटे भी दे पाओगे। अभी हो सकता है किसी दिन आप 5 घंटे दें, किसी दिन 6 घंटे दें, तो एवरेज में वो 10 घंटे निकल जाएगा। तो ऑन एन एवरेज आप 10 घंटे दे पाओगे, तो 60 डेज इंटू 10 आवर्स, मतलब कुल मिलाकर आपके पास 600 घंटा है जो भी करने के लिए। वट एवर यू हैव टू डू इन 600 डेज, है ना। ये एवरेज आउट लिया है। हो सकता है एक दिन पढ़ाई ना हो, तबीयत खराब है, दूसरे दिन आप 18 घंटा पढ़ लें, तो ये एवरेज आउट है 10 आवर्स ए डे। तो कुल मिलाकर आपने जो भी कहानी करनी है 600 घंटे में करनी है। अब अगर आप इस 10 आवर्स में +2 कर सकते हैं, +2 अगर आप कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा फैसिलिटी होगा, एक्स्ट्रा बूम होगा। मैं यही बोलूंगा कि अगर आप इसमें +2 कर सकते हैं, एवरेज में 10 की जगह 12 घंटे वहां निकाल सकते हैं, तो ये एक्स्ट्रा जो 2 घंटा है ना, आप सिर्फ टेस्ट देने में लगाएं, वॉइस क्लिप्स वगैरह सुनने में लगाएं। जैसे मैंने ऑडिट लॉ में इकोनॉमिक क्लास में वॉइस क्लिप्स वगैरह दिया, आपको बहुत सारा रिविजनरी वीडियोस प्रोवाइड किया है। उसी तरीके से अलग अलग टीचर्स ने आपको रिविजनरी वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करे होंगे, तो उन चीजों में ये टाइम को लगाएं। सेक्शन नंबर्स रिवाइज करना है, सेक्शन नंबर एट ए ग्लैंस देखना है, तो जो इस तरीके की एडिशनल चीजें हैं उसमें इस 2 घंटे को लगाएं, ठीक है। अब ये जो 600 घंटे का टाइम एलोकेशन है बहुत सिंपल है। मान लो आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, तो नॉर्मल एलोकेशन क्या होगा? नॉर्मल एलोकेशन मतलब ये नॉर्मल एलोकेशन है यार, ये चेंज हो सकता है। अगर आप फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं तो मैं बोलूंगा नॉर्मल एलोकेशन कैन बी, आप एफआर में 200 घंटे लगाएं, एसएफएम में 200 घंटे, ऑडिट में 100 घंटे, लॉ में 100 घंटे। अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हैं तो डीटी आईडीटी कॉस्टिंग मिलाकर 500 घंटे। अगर आप इकोनॉमिक लॉस इलेक्टिव में ले रहे हैं तो 100 घंटे, या दूसरा कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट है तो 100 घंटे। ये नॉर्मल एलोकेशन है, जस्ट द नॉर्मल एलोकेशन। अब अगेन डिपेंड करेगा आप काफी फैक्टर्स के ऊपर। मान लो सर एसएफएम में मेरा एग्जम्पशन है, मुझे देना ही एफआर ऑडिट लॉ है, तो अकॉर्डिंगली वो 600 घंटे 3 सब्जेक्ट में बढ़ जाएगा, ठीक है ना। ये 200 200 100 100 मैंने एक स्टैंडर्ड रेशियो निकाला है कि जितना टाइम अपन थ्योरी में देते हैं प्रैक्टिकल में उसका डबल देना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि प्रैक्टिकल में 4 गुना टाइम दे रहे हैं, थ्योरी में बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, और ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि थ्योरी को पूरा टाइम दे दिया। तो ये एक स्टैंडर्ड है, लेकिन अब डिपेंड करता है आपके स्ट्रेंथ एंड आपके वीकनेस के ऊपर। आपने पता है कि सर एफआर मेरा बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, इतना स्ट्रांग है हर बार उसमें मार्क्स ले आता हूं, तो एफआर में मेरे को उतना टाइम देने का जरूरत नहीं है, बट ऑडिट मेरा फियर फोबिया है, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि आप एफआर ऑडिट में बराबर टाइम दे, इक्वल टाइम दे। तो डिपेंड करता है, वो आप अपने हिसाब से वेराई कर सकते हो, है ना। सिमिलरली यहां पे डीटी आईडीटी कॉस्टिंग मिलाकर 500 घंटे देने हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन आपका कौन सा सब्जेक्ट कितना स्ट्रांग है, आप वो टाइम वहां पे डिवाइड कर सकते हो। बट इलेक्टिव स्पेशली आपने इकोनॉमिक क्लास लिया है तो 100 घंटे एटलीस्ट दे देना, क्योंकि यहां 100 घंटे देने का मतलब है यार 60-70 की गारंटी है। बाकी किसी सब्जेक्ट में 100 घंटे देकर 60-70 की गारंटी नहीं है, बट यहां 60-70 की गारंटी है, तो इसको दे देना ताकि वो 60-70 मार्क्स वहां पे आ जाए और अपना ग्रुप आसानी से क्लियर होने में वो हेल्प करे। अगर हम बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो हमारा नॉर्मल एलोकेशन क्या हो सकता है? मान लीजिए एफआर 90 आवर्स हो गया, एसएफएम 90 आवर्स, कॉस्टिंग 90 आवर्स, जीटी 90 आवर्स। अब यहाँ पे बोथ ग्रुप में कंडीशन ये था कि सब कुछ हो गया अच्छे से, सिर्फ रिवाइज करना है। आईडीटी मान लीजिए 75 आवर्स, ऑडिट मान लीजिए 60 आवर्स, लॉ मान लीजिए 60 आवर्स, इलेक्टिव जो सब्जेक्ट है आपका मान लीजिए 45 आवर्स, उससे कम तो दे नहीं सकते उसमें भी। तो ये नॉर्मल एलोकेशन हो गया कि इतना टाइम दे सकते हैं, है ना। दिस इज जस्ट द अप्रॉक्स एलोकेशन। अगेन डिपेंड करता है कि यार एग्जामिशन एक आधे सब्जेक्ट में, तो अकॉर्डिंगली बाकी सब्जेक्ट्स में टाइम भर जाएगा। कोई सब्जेक्ट ज्यादा वीक है, कोई सब्जेक्ट कम वीक है, अकॉर्डिंगली वहां चेंज हो जाएगा। आपने इलेक्टिव की क्लासेस लेनी है, बाकी सब्जेक्ट सब हो चुका है, इलेक्टिव की क्लासेस भी लेनी है, फिर रिवाइज करना है, तो इलेक्टिव का टाइम भर जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का टाइम कम हो जाएगा। तो वो उस पर्टिकुलर चीज पर डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है ना। दिस इज जस्ट द नॉर्मल एलोकेशन। तो अकॉर्डिंगली ये सिर्फ एक आइडिया है, आप अकॉर्डिंगली अपने लिए प्लान आउट कर सकते हैं कि आपने किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, और जो भी आपने टाइम डिसाइड करा है आपको उससे ज्यादा नहीं देना। देन फोकस ऑन वन सब्जेक्ट एट ए टाइम, स्पेशली इन लास्ट 1 मंथ। जो आखिरी का 1 महीना होगा ना, उसमें एक सब्जेक्ट करके करना। मतलब मान लो यार 4 दिन में ऑडिट कर लिया, 4 दिन में लॉ कर लिया, 5 दिन में एफआर कर लिया, 5 दिन में एसएफएम कर लिया। एफआर लास्ट सब्जेक्ट, एफआर एग्जाम से पहले आप 1 हफ्ते निकालने वाले हो, तो मे बी आपने एफआर को टाइम लास्ट मंथ में नहीं दिया, आपने ऑडिट को 5 दिन दे दिए, लॉ को 5 दिन दे दिए। इस तरीके से ना फोकस करें एक सब्जेक्ट के ऊपर, स्पेशली जो आखिरी महीना होगा उसमें। ऐसा ना करें कि 2-3 सब्जेक्ट एक साथ कर रहे हैं। वो 2-3 सब्जेक्ट एक साथ करने वाला स्ट्रैटेजी पहले सही है, एग्जाम में 2 महीना बाकी है, 3 महीना बाकी है, लेकिन लास्ट 1 मंथ में प्रेफरेबल है कि एक सब्जेक्ट पे फोकस करें, हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। यूज स्मार्ट टेक्निक्स टू डिवाइस लेबर्स इन ए मोर एफिशिएंट मैनर। अपने को ना मेहनत मजदूरी नहीं करनी, मेहनत मजदूरी करनी है, मेहनत करना है, हार्ड वर्क करना है, बट हार्ड वर्क शुड बी कॉम्प्लीमेंटेड बाय स्मार्ट वर्क। हम लोग सीए स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग सिर्फ मेहनत मजदूरी नहीं करेंगे। मजदूरी तो लेबर भी करता है, राइट, बट अल्टीमेटली वो पैसे नहीं कमाता,
पैसा कौन कमाता है? वो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसके अंदर वो मजदूर काम कर रहा है, क्योंकि उसने हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क को कॉम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो अपने को स्मार्ट टेक्निक्स यूज करना है टू रिवाइज सिलेबस इन ए मोर एफिशिएंट मैनर। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है स्मार्ट टेक्निक के ऊपर, कि आप किस तरीके से स्मार्ट टेक्निक्स यूज कर सकते हैं टू रिवाइज सिलेबस इन ए मोर एफिशिएंट मैनर। फॉर एग्जांपल, हम किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो एक होता है वर्ड बाय वर्ड रीड करते जा रहे हैं, एक होता है कि टॉपिक देखा, आंख बंद करके रिकॉल किया, कितना याद आ रहा है। याद आ रहा है मतलब मेरे को उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, याद नहीं आ रहा मतलब वहां मेरे को घुसने की जरूरत है। तो वो हो गया स्मार्ट टेक्निक रादर देन रीडिंग एवरीथिंग वर्ड बाय वर्ड, राइट। तो इस तरीके से बहुत सारे स्मार्ट टेक्निक्स होते हैं। कोई 8-9 पॉइंट आप रीड करते जा रहे हो, याद नहीं हो रहा, आपने कोई स्टोरी वगैरह बना लिया, कोई फ्लो बना लिया, वो इजिली याद हो गया। तो आपने स्मार्ट टेक्निक्स यूज करनी है टू रिवाइज सिलेबस इन ए मोर एफिशिएंट मैनर। मेक ए कॉन्सेप्ट ऑब्लिक कीवर्ड रजिस्टर फॉर एवरी सब्जेक्ट, बहुत जरूरी है। आपने कॉन्सेप्ट या कीवर्ड रजिस्टर बनाना है हर सब्जेक्ट के लिए, तो आप एक रजिस्टर बना के रखो हर सब्जेक्ट का। आप जब भी पढ़ रहे हो, जो भी अच्छा कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा है, कीवर्ड दिखाई दे रहा है, आपको लगता है फ्यूचर में रिवाइज करने की जरूरत है, ये शब्द एग्जाम में लिख के आने की जरूरत है, ये चीज मेरे को याद नहीं रहता, आप उस रजिस्टर में लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, ताकि फ्यूचर में आप जब उस रजिस्टर को देखो तो आपको समझ आए कि ओके दिस वर द थिंग्स आई हैड टू एम्फसाइज अपॉन। सो दिस इज समथिंग वेरी यूजफुल। क्वेश्चंस की कोई एंडिंग नहीं होती, क्वेश्चंस का कोई एंड नहीं होता। क्वेश्चंस कैन बी एग्जॉस्टिव, कितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, कितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो फोकस ऑन आईसीआई क्वेश्चंस, जो आईसीआई ने पास्ट एग्जाम में पूछा है, एसएम में दिया है, आरटीपी में है, एमटीपी में है, उनमें फोकस करें। जब आप क्वेश्चंस कर रहे हो ना, हमेशा एक चीज याद रखना, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा जो एक बार में इजिली हो गया, कुछ क्वेश्चन जिसमें आप अटक गए। तो जिसमें भी आप अटक गए आपको हाथों हाथ मार्क करना है, हाथों हाथ मार्क करना है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं होंगे। आप सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हाथ लगाओगे जिनको आपने ईयर मार्क किया था अपने फर्स्ट रिवीजन में। यह चीज याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। अगली चीज, एंश्योर करना है दैट यू गिव एटलीस्ट 2 to 3 चैप्टर वाइज टेस्ट एंड 100 मार्क टेस्ट फॉर एवरी सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट के अंदर एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर वाइज टेस्ट दें, एक 100 मार्क का टेस्ट एटलीस्ट दें। अगर एक ही ग्रुप बाकी है तो मैं सजेस्ट करूंगा भैया हर सब्जेक्ट का तुम 8-10 चैप्टर वाइज टेस्ट जितना भी होता है उतना दो, कम से कम 200 मार्क टेस्ट दो, एक आईसीआई का मॉक टेस्ट सॉल्व करो, सारा कुछ करो, जान झोंक दो अपना ग्रुप क्लियर करने के लिए। बोथ ग्रुप बाकी है तो सारा पॉसिबल नहीं होगा, तो एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर वाइज टेस्ट हर सब्जेक्ट के लिए, एक 100 मार्क टेस्ट एक सब्जेक्ट के लिए, उतना जरूर दें। उसमें भी प्रायोरिटी बना लो। मान लो ऑडिट वीक है तो ऑडिट में सारे टेस्ट दे देता हूँ। सपोज मान लीजिए लेटर से आईडीटी स्ट्रांग है तो आईडीटी में थोड़े कम टेस्ट दे देता हूं, सिर्फ 2-3 टेस्ट दे देता हूं। तो उस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना प्रेफरेंस जोन सेट कर सकते हो। बट टेस्ट देना जरूरी है, क्योंकि टेस्ट नहीं दोगे ना तो गलतियों का पता नहीं चलेगा, टाइम मैनेजमेंट का पता नहीं चलेगा। ठीक है। बाकी एक सोमिया अग्रवाल जिसको ऑल इंडिया रैंक 28 आया है, उसके साथ मैंने एक सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड किया है ओनली रिगार्डिंग हाउ टू गिव टेस्ट। तो यू कैन जस्ट सी दैट वीडियो इफ यू वांट, मेरे यूट्यूब चैनल में आपको मिल जाएगा, इंटरेक्शन विद सोमिया अग्रवाल। And finally, try to create a mock exam environment, especially during the last 15 days of exam for every subject. एक mock exam environment बनाने का कोशिश करो कि मान लो यार ऑडिट को मेरे को 1.5 दिन में पढ़ना है या 2 दिन में पढ़ना है, फिर मेरे को 2 से 5 बैठ कर उसका टेस्ट देना है। तो एक मॉक एग्जाम एनवायरनमेंट आपने क्रिएट कर दिया कि जाकर मैं उस डर को एग्जाम में फेस करूंगा, उससे पहले मेरे को ऑडिट को 1.5 दिन में कंप्लीट करना है, 2 से 5 ही बैठकर एग्जाम देना है जो आईसीआई का टाइमिंग है। तो आपने एक मॉक एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया ताकि वो एग्जाम का डर आपका पहले ही खत्म हो जाए। ठीक है। तो ये वो 10 चीजें हैं जिसको आप ध्यान रखोगे तो आप आराम से 60 डेज के अंदर अपने सारे स्टडी को प्लान कर सकते हो, एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सकते हो। कुछ चीजें जो मैं ऐड करूंगा अपने स्टडी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, मेडिटेशन को अपने स्टडी का एक रेगुलर पार्ट बना ले, एक रेगुलर हिस्सा बना ले। मेक श्योर कि यू इंक्लूड मेडिटेशन एज योर डेली रूटीन। थोड़ा बहुत वॉकिंग करोगे, फिजिकल एक्टिविटी करोगे, 15-20 मिनट 10 मिनट मेडिटेशन करोगे तो उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। ठीक है ना। सेकेंड थिंग, स्टॉप लुकिंग फॉर मोटिवेशन आउटसाइड, बी योर ओन मोटिवेटर। क्योंकि कितनी बार बाहर वाला आके आपको मोटिवेट करेगा, अल्टीमेटली आपने खुद को मोटिवेट करना है, रेगुलर बेसिस में मोटिवेट करना है, डेली बेसिस में मोटिवेट करना है, अपने आप को अपने टारगेट्स याद दिलाने हैं, अपना सपना याद दिलाना है। ये जो सीए डिग्री है वो सपने में आनी चाहिए आपकी, कि यू आर गोइंग टू बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड यू आर गोइंग टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स। ठीक है ना। तो ये एक चीज है जिसको आप यूज कर सकते हैं अपनी स्टडी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमेशा एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने अंदर मेंटेन करके रखना है। नेगेटिव फैक्टर से दूर रहो, सोशल मीडिया से दूर रहो, सोशल मीडिया से उतने जुड़े रहो जितना आपको अपने एकेडमिक पर्पस के लिए चाहिए, कि सर का यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहा हूं, सर का टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रहा हूं, तो दिन में एक आधा बार आके देख लिया। बट उसके अलावा सोशल मीडिया से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। जो नेगेटिव बातें करते हैं तुझसे नहीं होगा, तेरे से नहीं हो पाएगा। जो लोग पॉजिटिव बातें करते हैं उनके साथ रहो, जो आपको सिर्फ मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है ना, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यार आपको मेरी तरफ से कोई भी सहायता चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, मदद चाहिए, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। माय टीम, अपना मेंटर इज ऑलवेज अवेलेबल।
टेस्ट देने के लिए आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए तो अपनामेंटर.com है हमारा खुद का प्लेटफॉर्म, जहां पे वी प्रोवाइड द मोस्ट रिलायबल टेस्ट सीरीज फॉर सीए फाइनल्स, एक्सक्लूसिवली फॉर सीए फाइनल्स मेनली। तो हर सब्जेक्ट के 10 चैप्टर वाइज टेस्ट, 2 100 मार्क टेस्ट, एक एमसीक्यू टेस्ट, वो सारा अवेलेबल है विद प्रॉपर इवैल्यूएशन, टाइमली इवैल्यूएशन। मेंटरिंग की भी फैसिलिटी हमारे पास प्रोवाइड की गई है, जहां पर हम सिलेक्टिव 100-200 स्टूडेंट्स को मेंटरिंग प्रोग्राम में एनरोल करते हैं और एक मेंटर उनके पीछे लगा होता है उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको डेली टारगेट्स देने के लिए, उनके परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने के लिए। तो मेंटरिंग का भी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो ऑल दोज यू कैन यूज। उसके अलावा ऑडिट लॉ, इकोनॉमिक लॉज में तो बहुत सारा फ्री रिसोर्सेज है जो मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है। रिविजनरी वॉइस क्लिप्स, रिविजनरी वीडियोज, समरी चार्ट फॉर वेरियस थिंग्स, इकोनॉमिक लॉ के अंदर मास्टर इंडेक्स, समरी नोट्स, बहुत सारा कुछ है जो आपको प्रोवाइड किया गया है। टेलीग्राम चैनल के अंदर एग्जाम में जब 1.5 महीना बाकी रहेगा तो डेली बेसिस में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, डेली बेसिस में आपको गाइड किया जाएगा, तो आप जुड़े रह सकते हैं मेरे साथ इन माय टेलीग्राम चैनल एज वेल। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक, अगेन जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है हाउ टू ज्वाइन, राइट। So just make sure that you use the available time in the most optimum possible manner. सबके पास टाइम इतना ही है यार, जिसको जो करना है इतने टाइम में करना है। अभी तक जिसने जो भी किया है ना वो सारा संक हो जाएगा, बेकार हो जाएगा अगर रिमेनिंग टाइम यूटिलाइज नहीं किया। और किसी ने कुछ नहीं भी किया है ना लेकिन वो रिमेनिंग टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करे तो एग्जाम में पास होकर निकल सकता है। तो जस्ट मेक श्योर कि अभी तक जो भी हुआ है भूल जाओ, अभी जो बचा हुआ टाइम है ना उसमें झोंक दो अपने आप को, झोंक दो अपने आप को, गिव योर 200% दे, हार्ड वर्क करें, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के साथ कॉम्प्लीमेंट करें एंड लक विल ऑलवेज फॉलो यू। लक अपने आप आपको फॉलो करेगा, राइट। एंड जस्ट बी पॉजिटिव। अच्छा होगा, हम अच्छा करेंगे, जो हो चुका है भूल जाओ, दैट इज इररिलेवेंट। जो होने वाला है, एग्जाम पास है, उसमें फोकस करो। बस यही सोचो कि यार रिमेनिंग टाइम को कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है। सो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। कोई भी ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको प्रोवाइड करूं, कोई ऐसा वीडियो है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं, तो आप प्लीज कमेंट में डाल दीजिएगा। तो ज्यादा स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आएगा तो डेफिनेटली आई विल कम आउट विद दैट एज वेल। सो ऑल द वेरी बेस्ट, लव यू और टेक केयर।